तो देखा जाए संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम एक प्रकार का योजना है। जैसे घर में देखा जाए, घर की रहने की या आय व्यय की क्या व्यवस्था है, उसी प्रकार से ये देखा जा रहा है कि संख्या पद्धति अंक प्रणाली अर्थात अंकों को मिला करके जो लिखने की क्या व्यवस्था है। आज अगर लिख दिया गया तो उसको किस नाम से पुकारा जाए। लिखने और नामकरण की सुव्यवस्थित योजना को ही बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम इन 4 प्रकार की अंक प्रणाली पर लगता है। तो हर अंक प्रणाली के लिए जो नंबर सिस्टम है वो अलग अलग प्रकार का होता है, परंतु सभी में ये प्राथमिक रखा जाता है कि जैसे ये अंक प्रणाली है तो अंक प्रणाली 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार में सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव अंक प्रणाली या दाशमिक अंक प्रणाली बोला जाता है। तो दाशमिक अंक प्रणाली में 10 अंक और साथ साथ इसमें कुछ प्रतीक जैसे इंटू का, कामा, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड मतलब भाग का चिन्ह 2 तरीके से लिखा जाता है। यहाँ परसेंटेज का है, कोष्ठक हो गया, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बार कोष्ठक इत्यादि तमाम प्रकार के चिन्ह इसमें लगाया जाता है, मतलब यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए इनकी जो संख्या है वो सीमित होती है, मतलब असीमित नहीं होती, ये सीमित संख्या होती है। उसी प्रकार से देखा जाए द्विआधारी अंक प्रणाली में सिर्फ जो अंक इसमें यूज किया जाता है 2 अंक यूज किए जाते हैं। पहला एक अंक होता है 0, दूसरा होता है 1। इसमें भी जो प्रतीकों की संख्या होती है वो भी मतलब लिमिट में होती है, सीमित। एक तीसरी आती है बेस, इसको बोला जाता है अष्ट आधारी अंक प्रणाली। अष्ट आधारी अंक प्रणाली मतलब यहाँ इसको बोला जाता है बेस 8 नंबर सिस्टम। यहाँ पर 8 को आधार मान करके संख्याएं बनाई जाती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 का यूज होगा, 8 को आधार माना जाता है। 8 की पावर लगा करके फिर उसको अन्य संख्याएं बनाई जाती हैं। इसमें प्रतीकों की संख्या जो लिखा जाता है वो सीमित होती है। चौथी अंक प्रणाली है जिसको बोला जाता है 16 आधारी अंक प्रणाली। यहाँ इसको बोला जाता है बेस 16 नंबर सिस्टम। मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ 8 को आधार माना जा रहा है उसी तरीके 16 को भी आधार मान करके अंक प्रणाली नंबर सिस्टम तैयार किया जाता है। तो ये नंबर सिस्टम जो है लगभग देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होता है, परंतु ये जो सिस्टम है ये देखा जाए ज़्यादातर जैसे हम लोग कॉपी किताब या लिखने तमाम में देखा जाता है। जैसे कॉपी किताब कहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो है ये सिस्टम यूज में आता है। तो इन सिस्टम मतलब देखा जाए जैसे इसमें डेसिमल में 10 अंक हैं और प्रतीक है। 10 अंकों को आपस में मिला करके कोई संख्या बनाई जा रही है, कोई नंबर लिखा जा रहा है। तो नंबर को लिखने के क्या नियम है, साथ साथ उसके नामकरण, उसका नाम क्या होगा, इस व्यवस्था को ही बोला जाता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत देखा जाए यहाँ पर डेसिमल का और हम लोग ब्यौरा करते हैं, इसमें और कौन से लोग आते हैं। दाशमिक अंक प्रणाली को लिखने और नामकरण की क्या व्यवस्था है, तो देखा जाए जैसे कोई अंक लिखा जाता है तो इसमें बनाए जाते हैं जैसे 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक की संख्या, मतलब अनेक अंकों की संख्या। तो जैसे 1 अंक वाली संख्या कौन सी होगी, 1 अंक वाली संख्या जैसे 1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको बोला जाता है, ये एक संख्या है। 0 एक संख्या जिसमें एक अंक शामिल है जिसको बोला जाता है 0। 0 एक अंक या ये कहा जाएगा एक अंक की संख्या। ये भी एक अंक की संख्या, ये भी एक अंक संख्या, मतलब यहाँ जो देखा जाए 0 से लेकर 9 तक ये एक अंक वाली संख्या बोला जाता है, जिसमें एक ही अंक का उपयोग किया गया है। ये एक अंक वाली संख्या हो गई। और 2 अंकों की संख्या देखा जाए
दो अंकों की संख्या है, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है, 20, फिर लिखते चले जाएंगे ये कहाँ तक, 99 तक, मतलब 99 तक जो होगा, 10 से लेकर 99 तक। इसको चाहे आप इस तरीके से लिख लो या वो 60 में लिखना चाहें तो 10 से 99 तक तो बोला जाता है दो अंकों की संख्या। अब इसी प्रकार 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक जितना चाहे आप बना सकते हैं, चाहे यहाँ से 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, ये देखा जाए पूरा का पूरा है। एक ये प्रकार मतलब 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इस तरीके से आप बना सकते हो, लिख सकते हो। परंतु कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो दशमलव के रूप में, बीच में दशमलव आ जाता है, जिसको बोला जाता है दशमलव वाली संख्या। तो दशमलव वाली संख्याओं को देखा जाए कैसे लिखा जाता है। तो 10वीं अंक प्रणाली में जो अगर मान लीजिए कोई संख्याएँ बनाई जा रही हैं तो संख्याएँ दो प्रकार की आती हैं। एक आती है बगैर दशमलव का, एक आती है दशमलव सहित। तो यहाँ को लिखा जाता है एक बिना दशमलव, एक आते हैं दशमलव सहित। अर्थात एक में दशमलव शामिल है, एक में दशमलव शामिल नहीं है। तो बिना दशमलव वाली संख्याओं को बोला जाता है पूर्णांक संख्या या पूर्णांश भी बोला जाता है। जैसे लिखा जाए, जैसे 1 अंक वाली, 2 अंक वाले मान लीजिए, चलिए ये आपका 1 2 या 0 भी ले लो, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिखते चले जाइए जहाँ तक। तो यहाँ पर देखा जाए जो पूर्ण संख्या जिसको बोला जाए, अर्थात जिसमें दशमलव ना शामिल हो, तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि जैसे ये 1 अंक वाली हो गई, 2 अंक वाली भी 10 से लेकर 90 तक, तो 99 तक, 99 तक, 3 अंक वाली 100 से लेकर के 999 तक, और 4 अंक वाली 1000 से लेकर के 999 तक, 5 अंक वाली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 10,000 से लेकर 99,999, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्या है जो मिल रही है, जैसा देखा जाए ये 1 अंक वाली हो गई, ये आपका 1 अंक वाली हो गई, कहाँ से 0 से लेकर 9 तक। ये 2 अंकों वाली हो गई, 10 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक, मतलब 10 से लेकर 99 तक। ये जो है 2 अंकों वाली हो गई, ये 3 अंक वाली, ये 4 अंक, ये 5 अंक, इस तरीके से। ये इसमें दशमलव कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु दशमलव सहित जो आ जाता है, जैसे कहीं लिख दिया जा गया 12.54, तो यहाँ देखिए इसमें दशमलव आ गया, या ऐसा भी लिख दिया जाता है 1.25, या कहीं लिख दिया गया 100.142, तो इसमें देखिए दशमलव आ जाता है। तो इसको बोला जाता है दशमलव, दशमलव वाली संख्या। इसमें दशमलव शामिल है, इसमें दशमलव शामिल नहीं है। अगर इसमें दशमलव शामिल है तो उसको क्या बोला जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक आ रहा है, पूरा का पूरा एक पूर्णांक के रूप में आ रहा है, परंतु यहाँ पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा। तो इसको बोला जाता है, पहले वाले भाग को क्या बोला जाएगा, दूसरे वाले भाग को क्या बोला जाता है। पहले वाले दशमलव जो पहले हैं उनको बोला जाता है पूर्णांश, इनको बोला जाता है अपूर्णांश। तो ध्यान रख रहिएगा, जो दशमलव जहाँ आ जाता है, दशमलव को बाएं, दशमलव के दाएं,
दशमलव के जो बाएं होंगे उनको बोला जाता है पूर्णांश, और दशमलव के बाएं जो होंगे उसको बोला जाता है अपूर्णांश। और ये ध्यान में रखा जाए, अपूर्णांश कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और पूर्णांश आपका धन ऋण हो सकता है, दोनों मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पूर्णांश आपका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, परंतु अपूर्णांश ये सदैव जो होगा ये पॉजिटिव ही लिखा जाता है, मतलब ये आपका धनात्मक होगा सदैव, कभी भी वो निगेटिव नहीं है। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, आपको तो समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे उदाहरण लेकर के। जैसे कहीं लिख दिया जाए कि मान के चलिए 3 लिखा हुआ है, 0.145, तो ये पॉजिटिव मान है, इस समय ये धनात्मक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए आपको ये लिखना हो कि भाई ये निगेटिव दर्शाना है, ये निगेटिव आ रहा हो, तो निगेटिव इसलिए माना जाएगा, इसके ऊपर 3 के ऊपर बार लगा दो, 0.415, तो इसका मतलब ये जो पहला भाग है जिसको हम पूर्णांश कहते हैं, ये निगेटिव होगा, अर्थात ये निगेटिव होगा, परंतु ये क्या होगा जी, पॉजिटिव। मतलब अगर 3 के ऊपर अंडरलाइन है तो ये माना जाएगा निगेटिव, ये माना जाएगा पॉजिटिव। अगर इसको और थोड़ा सा अगर मान लीजिए विस्तार करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 प्लस 0.145, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर कहीं पर बोल दिया जाए भैया इसका मान क्या होगा, इसका जो मान आएगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये निगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.3000, फिर प्लस लिखेंगे 0.145, क्योंकि ये बड़ी है, निगेटिव भले मतलब देखा जाए इसका परिमाण जो है बड़ा होगा, इसका परिमाण कम है, तो चिन्ह यहाँ पर दोनों के विपरीत है। तो पहले इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ ये बड़ी है ये छोटी है, तो चिन्ह जो हमें मिलेगा और निगेटिव मिलेगा, तो इसका अंतर जो आएगा ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 8 में से 1 गया। तो मतलब कहने का हमारा हुआ, इस संख्या का जो मान होगा कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर देखा जाए एक संख्या आपको मिल रही दशमलव, बिना दशमलव को मिल रहा है, एक मिल रहा है दशमलव सहित। जो दशमलव सहित मिल रहा है पहले भाग को बोला जाता है पूर्णांश, दूसरे भाग को बोला जाता है अपूर्णांश। ये पूर्णांश के रूप में है, ये क्या है जी, अपूर्णांश के रूप में है। तो अपूर्णांश सदैव पॉजिटिव रहता है, और पूर्णांश जो होता है पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसके ऊपर कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। अगर निगेटिव में लिखना है तो जैसे यहाँ बार लगा दो, अंडरलाइन कर दो, तो अंडरलाइन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसको अगर विस्तार करेंगे आप, ये -3 प्लस 1.145, फिर इन दोनों का आप अंतर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी देखा जाए, ये मान लीजिए ये संख्याएं बनाई जा रही हैं, तो वो आप तो ऐसे लिख दिए, लिखने के रूल क्या हैं, लिखने क्या रूल है, उसको किस नाम से दर्शाया जाएगा। तो जैसे बिना दशमलव वाले लिख रहे हैं, बगैर दशमलव वाले लिख रहे हैं, तो सबसे पहले किसी एक अंक का जैसे आप चयन करें, जैसे मान लीजिए 9 है, या कोई एक अंक पकड़ लो, जैसे मान लीजिए पहला अंक लिख रहे हैं आप 9, तो इसको बोला जाता है इकाई। अब इकाई के देखा जाए 2 पक्ष हुए, एक इधर हुआ एक इधर हुआ, इसको इस तरफ वाले को बोला जाता है राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर 9 के हम दाएं जाएंगे तो कौन मिलेगा, और 9 के अगर हम बाएं जाएं तो कौन मिलेगा, या किसी अंक के इकाई अंक के बाएं जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखा जाए अगर ये पूर्णांश है, मतलब देखा पूरी संख्या आ रही हो, पूरी संख्याएं आ रहे, तो जैसे ही अब अगर हम 9 के बाद जाएंगे तो सबसे पहले दशमलव, सबसे पहले कौन आएगा, दशमलव आएगा। और 9 के अगर थोड़ा सा बाएं जाएंगे
तो इकाई के बाद आता है यहाँ पर जो भी आएगा उसको बोला जाता है दहाई, और दहाई के जो बाएं होगा उसको बोला जाता है सैकड़ा। फिर इसके बाएं जाएंगे तो जो आएगा उसका जो नामकरण होगा सैकड़ा। ये मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये देखा जाए अगर पूरा पूरा संख्या लिखना हो तो बगैर दशमलव वाले लिख रहा हो तो देखा जाए जैसे कि यहाँ पर बाएं तरफ मतलब दाहिने तरफ मत जाओ, सिर्फ इकाई के बाएं तरफ अंकों को लिखते चले जाओ। ये तो लिखने का नियम हो गया। नाम क्या होगा, इसको बोला जाएगा जैसे ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। अब जैसे देखा जाए एक अंक वाली है, एक अंक वाली में जैसे मान लीजिए पहला अंक आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 0। 2 आ रहा है मतलब 1, इसके बाद 1 आएगा, इसको पढ़ा जाता है 1 या 2 मतलब 1 बोला जाता है। फिर देखेंगे 2, फिर इसको बोला जाता है 3। तो किस इस तरीके जैसे आप बोलते हो गिनती जिसको बोला जाता है। तो 1 से मतलब 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मतलब अगर एक अंक की बात किया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप लिखते हैं। 2 अंक में आ जाएगा जैसे दहाई, 2 अंकों का अगर पहली संख्या जो मिलेगी 10, 10 10 11 12 इस तरीके से होगा। सैकड़ा 100, इसको बोला जाता है 100 या 100 बोलते हैं। तो 100 के बाद फिर क्या आएगा, एक इसमें बढ़ाते चले जाओ। कोई भी संख्या अगर आगे देखा जाता है तो इसके बाद जैसे 101 102 103 104 इस तरीके से आप उसी तरीके से आगे आ जाता है 1000, 1000 1001 1002 1003 1004 इस तरीके से आप उनका नाम रखा जाए। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये तो इकाई हो गई मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो गया। तो ये बगैर दशमलव वाली संख्या, अगर जो जिसमें दशमलव आ रहा है तो इकाई के बाद दशमलव लगाएंगे फिर अंकों को लिखते चलेंगे। तो संख्याओं का जो देखा जा रहा है 2 प्रकार की होती है। एक आ रहा है बगैर दशमलव का आ रहा है, एक दशमलव सहित आ रहा है। तो दार्शनिक पद्धति में 2 प्रकार की संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। एक आता है बगैर बिना दशमलव का, एक क्या आता है दशमलव सहित आता है। एक आता है, एक रूप और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं भिन्न वाली संख्या। एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, भिन्न वाली संख्या। भिन्न वाली संख्या है मतलब इसको लिखा जाता है अंश बटे हर के रूप में। तो संख्याओं का जो देखा जा रहा है 3 प्रकार से मिल रही है। एक बगैर दशमलव वाली मिल रहा है, एक दशमलव सहित मिल रहा है, एक आता है भिन्नात्मक संख्या या भिन्न के रूप में। तो ऊपर वाली को पढ़ा जाता है अंश, नीचे वाले को पढ़ा जाता है हर। अब यहाँ पर इस तरीके संख्याओं को हमने बना लिया, उनका नाम भी रख लिया। अब हम आगे लोग चलते हैं कि अगर जो संख्याएं यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो समूह बन रहा है, तो वहाँ कौन कौन सी संख्याएं बन के उत्पन्न हो रही हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले देखा जाता है जो संख्या आती है सबसे पहले नाम आता है, एक आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, अर्थात वे कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे या नेचुरल नंबर। तो एक संख्या आती है जिसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्याएं या इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। फिर आ जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर, जिसको हम HARW से लिखते हैं, होल नंबर बोला जाता है। फिर आ जाता है पूर्णांक। फिर और समझ लीजिए जिसको बोला जाता है परिमेय और अपरिमेय, दोनों एक साथ ले लेंगे। परिमेय और अपरिमेय। फिर एक और आप लिख लीजिए यहाँ पर, जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। फिर इसके बाद आ जाएगा काल्पनिक संख्याएं। फिर इसके बाद सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये तमाम प्रकार की संख्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये कैसे मतलब देखा जाए इनको, मतलब किस रूप से, मतलब कारण क्या है कि इनका जो है किसी को प्राकृतिक बोला जा रहा है, किसी को पूर्ण बोला जा रहा है, किसी को पूर्णांक बोला जा रहा है, कहीं अपरिमेय बोला जा रहा है, कहीं मतलब परिमेय बोला जा रहा है, कहीं अपरिमेय बोला जा रहा है, कहीं वास्तविक बोला जा रहा है, कहीं काल्पनिक बोला जा रहा है। ये है कौन? ऐसी मतलब यह जो संख्याएं यहाँ पर नाम बोला जा रहा है, ये कौन लोग? पूर्णांक को लिखा जाता है आई से, या कहीं कहीं इसको जेड से भी लिखा जाता है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोला जाता है और इसको लिखा जाता है क्यू से। अपरिमेय संख्याओं को क्यू डैश से, वास्तविक संख्या को आर से लिखा जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। ये कुछ संख्याएं हमने यहाँ लिख रखा है, तो आज हम इन पर पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उनको बोला जाता है, जैसे आप हिंदी वाल पोथी खोलो या प्राइमरी में देखा जाता है, शुरू में एक गणित किताब आती है जिसको बोला जाता है हिंदी वाल पोथी। हिंदी वाल पोथी पहले अगर गणित के खोलेंगे तो सबसे पहले आती है गिनती, लिखा रहता है। तो गिनती पहले पर सिखाया जाता है, गिनती वाली संख्या मतलब बढ़ाया जाता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्या उनको बोला जाता है, वैसे देखा जाए तो गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या उनको कहा जाता है गिनती वाली संख्या। गिनती वाली संख्याओं को बोला जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने में जो उसमें संख्याएं लगती हैं उनको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जैसे कोई वस्तु गिन रहे हो, जैसे बच्चों को बहुत पसंद आती है टाफ़ी, 1 टाफ़ी, 2 टाफ़ी, 3 टाफ़ी, 4 टाफ़ी, 5 टाफ़ी, 100 टाफ़ी, 150, 200, 1000, 500। तो जो संख्याएं यहाँ पे आ रही है उन संख्याओं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा नंबर आ जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर किसको कहा जाता है? तो होल नंबर में जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं जिसको हम H और W से डिनोट कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्याएं ये जो होता है इसमें जीरो शामिल हो। किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देंगे, तो पूर्ण संख्या मतलब 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। अब देखा जाए जैसे गिनती जो शुरू होती है, तो गिनती कभी भी देखो तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से नहीं शुरू होते। गिनती जब भी शुरू होती है किसी भी किताब में देखेंगे तो 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 10, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। तो इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या की रेंज क्या है? 1 से शुरू होगा और फिर लिखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक चाहो, जहाँ तक आप गिन सको, इन संख्याओं को बोला जाता है
नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में यदि मैं जीरो को शामिल कर दूँ, यहाँ देखिए जीरो पहले नहीं आ रहा, अब अगर इसमें मैं जीरो को मिला दूँ, मतलब किसमें, प्राकृतिक संख्या में यदि हम यहाँ ये पूर्ण हो, मतलब मानिएगा इसको बोला जाता है शून्य, शून्य या जीरो। प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर हम शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं देखा जाए कि मतलब पूर्ण संख्या उनको बोला जाता है प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करके, मतलब जीरो सहित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मतलब निष्कर्ष, दोनों में अंतर क्या मिल रहा है, दोनों में अंतर ये मिल रहा है कि इसमें जीरो शामिल है, इसमें जीरो शामिल नहीं। इसका मतलब जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या होगा, शून्य हमारा पूर्ण संख्या होगा, परंतु जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ इस बात को आप नोटिस कर दीजिए। आगे फिर बोला जाए पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, अर्थात इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा कि पूर्णांक के लिए आप एक काम करिए, एक रेखा खींच लीजिए, रेखा के बीच में जीरो को बैठा, रेखा के दाएं, अरे जो ये पॉइंट बन रहा है या जीरो बन रहा है, जीरो के दाएं और जीरो के बाएं, मतलब इधर देखा जाए तो आप जाएंगे दाएं राइट हैंड साइड, इधर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, दो पक्ष बने। तो दो पक्षों में आप देखेंगे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाता है, जिसको अक्षांश बोला जाता है। ऐसे ये अगर ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है, इसके दाएं चलेंगे तो पॉजिटिव लिखा जाता है, इसके बाएं लिख चलते हैं तो निगेटिव हो जाता है। तो इसके अगर मैं दाएं जाऊंगा तो वो पॉजिटिव बोला जाएगा, इसके इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसको बोला जाता है संख्या रेखा। एक ऐसी रेखा है जिस पर सभी संख्याएं इस पर बैठी हुई है। तो इस तरह पालेंगे तो पहली संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे लिखते चले जाएंगे। आप कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, प्लस अनंत तक। इसके बाद आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे लिखते चले जाएंगे और कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो बीच में है ये जीरो, जीरो के दाएं देखा जा रहा प्लस आ रहा है, जीरो के बाएं माइनस आ रहा है, इसका मतलब जीरो जो है, जीरो पर कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात जीरो पर न तो धन होगा न तो ऋण, मतलब ये चिन्ह विहीन है। यहाँ पर जीरो के आगे न तो धन लगेगा न तो ऋण, कभी पर भी देखा जाए जीरो लिखा जाता है, जीरो के आगे धन और ऋण का चिन्ह नहीं लगाया जाता, यही कारण। तो यहाँ पहली बात को नोटिस करेंगे, शून्य, जीरो, शून्य पर, शून्य एक ऐसी संख्या है जिस पर न तो क्या होगा, धन होगी और न ही ऋण होगी। तो शून्य जो है, शून्य संख्या पर धन या ऋण, धन या ऋण का चिन्ह यहाँ थोड़ा सा गलती छूट गया था, नहीं लिखना था, मतलब जीरो के आगे न तो धन लगाया जाएगा और न ही ऋण लगाया जाएगा, ये कन्फर्म मान के चलिए। मतलब ये आप इतना नोटिस करेंगे, कभी बहुत बार पूछा जाता है जीरो धन है या ऋण, किसी में शामिल नहीं है। जीरो जो होता है वो न तो धन में होगा न तो ऋण में होगा। और आगे देखा जाए, इनको जो प्लस वाले हैं इनको बोला जाता है धन पूर्णांक, इनको बोलते हैं I प्लस से। इधर देखा जाए इनको बोला जाता है ऋण पूर्णांक, जिन्हें हम I माइनस से डिनोट करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है पूर्णांक। इस पूरे सिस्टम में क्या, जितनी भी संख्याएं शामिल हैं इस रेखा पर, जितनी भी संख्याएं शामिल हैं, इन सभी संख्याओं को बोला जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक, हमें एक निष्कर्ष निकला कि पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या,
पूर्णांक को हम आई से लिखेंगे। आई बराबर हमें मिल रहा है आई माइनस प्लस 0 प्लस आई प्लस। तो हमें एक फार्मूला मिल गया यहाँ पर। आप ऐसे भी यहाँ पर इसको इस तरीके से बता सकते हो, दर्शा सकते हो। तो जो पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक संख्या है 0 और प्लस धन पूर्णांक, इनको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब आ जाता है परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में यहाँ बहुत आसानी से, बहुत कायदे से देखा जाए, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उनको कहा जाता है जिसको हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात अंश बटा हर को कोई भी संख्या दिया हो उसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब कोई परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जिनको हम भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या उनको बोला जाता है जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो परिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। मतलब परिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। यहाँ पर इनको क्या होता है, मतलब अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। मतलब परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पहला ये जहाँ पर ये देखिए, जब परिमेय संख्याओं को लिखा जाता है तो अंश और हर जो है सदैव एक पूर्णांक होना चाहिए। अंश और हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हो नोट में क्या आएगा कि अंश और हर सदैव पूर्णांक संख्या है। पहला। दूसरा होगा हर कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे यदि हम अंश को मान लें p, हर को मान लें q, तो p बटा q क्या होगा? ये परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या तब कहलाएगी जब p और q दोनों पूर्णांक और साथ ही साथ हर अर्थात q कभी भी शून्य नहीं हो। परंतु यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या उनको कहा जाता है जिनको हम अंश बटा हर के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ये तो पहला हो गया। दूसरा अंतर देखिए, परिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु अपरिमेय संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते आप। तो यहाँ आप लिख सकते हो परिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। परंतु अपरिमेय संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ये तीसरा अंतर होगा। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखा जाए कि तीसरा अंतर क्या है कि अगर कोई परिमेय संख्या हो, जैसे दशमलव वाली हो या
कोई भिन्न हो जिसको मान भाग दिया जाए, भागफल जिसको बोला जाता है। तो यदि कोई मतलब संख्या है तो संख्या का जो मान आएगा, मान जैसे भागफल हो सकता है या संख्या का मान हो सकता है। एक आता है अगर वो शांत रूप है, शांत अवस्था में हो या अशांत, इस तरीके से जैसे भाग दिया जा रहा है किसी संख्या का, अभी हम आपको बता रहे हैं क्या कि ये शांत हो या और क्या हो, अशांत। तो शांत अवस्था में हो या अशांत हो, अशांत के साथ साथ लिखा जाता है आवर्ती। तो परिमेय संख्या के लिए में ये दोनों शांत और अशांत आवर्ती दोनों हो, मतलब शांत अवस्था तब पर भी परिमेय बोला जाएगा, अशांत आवर्ती हो तब पर भी परिमेय बोला जाएगा। परंतु यहाँ अपरिमेय में क्या होगा, किसी संख्या का जो मान हो वो अशांत आ रहा हो और प्लस अनावर्ती हो, या किसी अंक की बार बार की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, तो उस अवस्था को बोला जाता है अपरिमेय। तो यहाँ पर अगर जो मान मिल रहा है, हमको रिजल्ट मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा हो, अशांत हो प्लस अनावर्ती। कैसे कि अपरिमेय संख्या उनको कहा जाता है यदि कोई भिन्न वाली संख्या, भिन्न का मान जो है अशांत हो और साथ साथ अनावर्ती, मतलब अंक की किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अब थोड़ा सा हम इनका उदाहरण लेकर तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। तो पहले के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले के लिए जो उदाहरण होगा, जैसे लिख दिया गया 3/4, तो 3 भी परिमेय है और 4 भी क्या है जी, परिमेय है। तो यहाँ पर अंश और हर दोनों क्या है जी, मतलब ये ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे भी क्या है जी, पूर्णांक है। मतलब 3/4, 3/4 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, तो दोनों संख्याएं पूर्णांक है, इसलिए इसको बोला जाएगा परिमेय। दूसरा उदाहरण देखा जाए, जैसे 1/7 लिखा जाए, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी, मतलब एक को पूर्णांक बोला जाएगा, मतलब एक पूर्णांक है और 7, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक ये भी पूर्णांक है, मतलब अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, इसलिए इसको बोला जाएगा परिमेय। एक चीज, अगर मैं 1 में 3 का मतलब 3 में 4 का भाग दूं, तो जो भागफल आ रहा है, जैसे इसी उदाहरण को मैं थोड़ा सा ध्यान दो, तो 3/4 ले लो, अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि 1/3 ले लो, इसको ना समझो, तो दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे 1/3 है, एक क्या है, पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, मतलब एक भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय मिलेगा। परंतु अगर इसका रिजल्ट निकालें, तो रिजल्ट निकालें तो 1.333333 देखिए ऐसे, तो इसको बोला जाता है क्या, आसान। मतलब 1/3 का मान 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.333333 आ रहा, तो आसान है। प्लस देखिए एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, जैसे 3 अंक, एक अंक है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो तो उसको बोला जाता है आवर्ती। तो हमें ये कंडीशन मिल गया कि ये जो है, मतलब इस पूरी परिमेय संख्या का जो भागफल का जो मान आ रहा है अशांत है और आवर्ती है। जब अशांत आवर्ती आता है तो उसको बोला जाता है परिमेय। अगर कहीं जैसे लिखा जाए कि जैसे पाई का मान देखा जाता है 3.14, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, अर्थात ये 4 के बाद कुछ न कुछ दूसरा अंक आएगा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, अर्थात इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। मतलब कोई बार बार जैसे 3 आ रहा है, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, हो सकता है 2 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, 4 4 अंक की पुनरावृत्ति हो, 5 5 के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, परंतु ये गुण इसमें नहीं पाया जाएगा।
इसमें बोला जाता है कि जैसे मतलब यहाँ पर पुनरावृत्ति के गुण नहीं पाया जाता, तो आप यह कह सकते हो कि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो पहला बात तो क्या है, ये अशांत है। दूसरा, जहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसको बोला जाता है अनावर्ती। जब अशांत अनावर्ती आता है तो उसको बोला जाता है अपरिमेय। तो इसको पहचान के लिए ये माना जाता है, इसका और तरीका होता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 का मान निकालेंगे, 2 का वर्गमूल निकालेंगे 1.414 ऐसे आता है। तो मैंने 2 का वर्गमूल निकाला तो ये आ गया। जैसे आप थोड़ी देर के लिए कहीं से 2 का वर्गमूल निकाल लो, तो 2 का वर्गमूल अगर निकाला जाएगा तो 1.414 समथिंग आएगा। तो यहाँ ये मान अनिश्चित है, यहाँ फिक्स नहीं है कि इसके आगे क्या होगा, कभी जाके रुकेगा, मतलब रुकने वाला नहीं है। तो इसका जो मान आ रहा है अशांत प्लस अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, इसलिए इसको बोला जाता है अपरिमेय। और दूसरा कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न कोई ऐसे भी आ जाता है कि बाएँ मतलब ये बायां पक्ष हुआ बराबर का, ये बायां पक्ष हुआ, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये आ रहा है, क्या इससे हम इसके बराबर जो अगर आप मान लीजिए इसको वर्ग करेंगे, इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो चूँकि ये फिक्स नहीं है, जब इस संख्या का मान लीजिए वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद ये नहीं आएगा, इसके नियर अबाउट में होगा। जैसे मान लीजिए चूँकि ये इधर देखा जा रहा है, ये फिक्स नहीं है, यहाँ इस तरफ फिक्स नहीं है, अर्थात हमारी संख्या अनिश्चित है। तो जो उत्तर हमको मिलेगा, मतलब दाएं से बाएं आएंगे, वो संख्या जो प्राप्त हो रही है उस संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने वाली जो संख्या है ये अनिश्चित है। तो अनिश्चित होने की वजह से अगर हम उस संख्या का वर्ग करेंगे तो फिर पुनः वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसी अवस्था में हमको बोला जाता है अपरिमेय। उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर पा रही है, इसलिए इसी को बोला जाता है अपरिमेय। अब इसी तरह देखा जाए अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये तमाम संख्याएं हैं, उनका जो वर्गमूल निकाला जाता है तो वो अशांत अनावर्ती होता है, इसी वजह से इनको बोला जाता है अपरिमेय। अब एक कंडीशन यहाँ लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए, दूसरा क्या लिखा गया है, दूसरा उदाहरण जो लिखा गया है, दूसरा उदाहरण का मतलब ये हुआ कि जो दूसरी कंडीशन बताई गई यहाँ पर, दूसरे कंडीशन को कुछ इस तरीके से समझिए। जैसे कुछ पूर्णांक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यहाँ तक लिखिए। अगर हमें इनका वर्गमूल निकालना, जैसे अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9, 8, अंडर रूट 9, एक का वर्गमूल जो आता है वो +- 1 आ जाएगा, परंतु इसका जो आएगा अशांत आएगा और प्लस अनावर्ती होगा। इसका जो होगा अशांत होगा प्लस अनावर्ती होगा, ये आएगा +-2 आएगा। इसका भी आएगा, मतलब 5 का वर्गमूल जो होगा अशांत प्लस अनावर्ती होगा। 6 का वर्गमूल जो होगा वो भी अशांत प्लस अनावर्ती। 7 का भी अशांत प्लस अनावर्ती। 8 का भी जो वर्गमूल आएगा वो अशांत होगा प्लस अनावर्ती होगा, परंतु 9 का वर्गमूल जो आएगा +-3। जैसे 1 का वर्गमूल लिया जा रहा है तो +-1। मान लीजिए हम इधर से लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट चले गए, 1 का वर्गमूल लिया जा रहा है तो प्लस में आ रहा है या माइनस, दोनों में आ जाता है। फिर अगर +1 या -1 का वर्ग करेंगे तो देखिए वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा।
तो देखिए एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है, देखिए 4, 1 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 4 9 क्या है जी, परिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे 1 4 और 9 क्या है जी, पूर्ण वर्ग संख्या है। परंतु 2 3 और फिर 5 6 7 और 8 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है, परिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु अपरिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे 2 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का मैं वर्ग करूँ, अंडर रूट 2 का मैं वर्ग करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग आएगा 2। 2 क्या है, ये अपूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोला जाता है जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा आ जाए, एक पूर्णांक में। जिन संख्याओं को पूर्ण वर्गमूल संख्या को बोला जाता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा एक पूर्णांक मिल रहा हो, तब तो उसको हम पूरा करेंगे। तो यहाँ ये देखा जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे इसीलिए इसको बोला जाता है अपरिमेय। फिर देखिए अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 है। 3 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखा जाए जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वर्ग कितना आएगा 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखा जाए जैसे अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का अगर वर्ग करेंगे आप तो 1 आएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में 3 महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर क्या होता है कि परिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु अपरिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ इसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए तो अंश और हर सदैव पूर्णांक होंगे, हर कभी भी शून्य नहीं होगा। दूसरा अंतर यह पाया जा रहा है कि परिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तीसरा अंतर यह पाया जाता है कि किसी मान लीजिए अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है, उसको भाग दिया जा रहा है, तो उस भागफल का जो मान है या किसी कोई भी संख्या अगर मान निकाला जा रहा है तो संख्या का जो मान हो शांत मिल रहा हो तब पर भी परिमेय कहा जाएगा, अशांत आवर्ती हो तब पर भी क्या कहा जाएगा, परिमेय कहा जाएगा। परंतु अगर कोई संख्या हो, जैसे देखा जाए 2 का वर्गमूल निकाला जा रहा है, तो 2 का वर्गमूल अशांत अनावर्ती है आता है, अर्थात किसी भी अंक का उसमें देखा जा रहा है एक निश्चित आर्डर के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इस वजह से उसको बोला जाता है अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में ये इसकी कहानी। अब इसकी थोड़ा सा हम देखेंगे प्रॉपर्टी, जैसे परिमेय में परिमेय को जोड़ा जाए या परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ उसको बोला जाता है परिमेय या अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। तो आगे का हमारा टॉपिक होगा परिमेय अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं।
परिमेय और अपरिमेय संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब परिमेय में परिमेय को जोड़ा जा रहा है, परिमेय में परिमेय को घटाया जा रहा है, या परिमेय में परिमेय का गुणा किया जा रहा है, या परिमेय में परिमेय का भाग दिया जा रहा है, या परिमेय को परिमेय के साथ अपरिमेय के साथ जोड़ा जा रहा है, या घटाया जा रहा है, या गुणा किया जा रहा है, या भाग किया जा रहा है, तो क्या मिलेगा। तो पहले आप लिखिए यहाँ पर परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो इसका जो परिणामी आएगा वो परिमेय संख्या होगी। दूसरा लिखें कि परिमेय में परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो परिणामी मिलेगा वो परिमेय संख्या होगी। तीसरा लिखेंगे अगर परिमेय में परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो जो परिणामी संख्या मिलेगी या जो परिणाम मिलेगा वो परिमेय होगा। और चौथा देखा जाए यदि परिमेय में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो जो परिणामी होगा वो परिमेय संख्या होगी। ये 4 तरीके के रिजल्ट मिला। फिर पांचवा लिखा यदि परिमेय में अपरिमेय जोड़ यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो जो परिणामी होगा जो रिजल्टेंट हमारा मिलेगा वो अपरिमेय होगा। अगला लिखें यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, परिमेय में अपरिमेय को घटाओ चाहे अपरिमेय में परिमेय को घटाओ, तो वो सदैव जो परिणामी आएगा वो अपरिमेय होगा। आगे लिखें 7वां नंबर यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए, अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम गुणा करें तो जो गुणनफल आपका होगा वो आपका होगा अपरिमेय होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें जैसे 8वां यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें, या हो सकता है कि अपरिमेय अंश हो बटा हर आपका जो हो जाए परिमेय हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया जा रहा हो। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा तीनों का, चाहे परिमेय में अपरिमेय से भाग दे, चाहे अपरिमेय में परिमेय से भाग दे, या अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दे, जो रिजल्टेंट आएगा जो परिणामी आएगा वो सदैव अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जो संक्रियाएं होंगी कुछ इस तरीके से होगा। जैसे आप सोच रहे हैं अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाए तो आप चाहे लिख सकते हो 9वें में कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो परिणामी मिलेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक। 10वां लिखे यदि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो परिणामी सदैव अपरिमेय होगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए 11 अपरिमेय में परिमेय का भागफल तो इधर बता चुके हैं। अपरिमेय में परिमेय का भाग जो होगा वो क्या होगा जी अपरिमेय होगा।
अगर चाहे इसको तो हम कुछ उदाहरण देकर भी समझा सकते हैं। जैसे परिमेय में परिमेय, जैसे परिमेय संख्या मान के चलिए पूर्णांक भी हो सकता है। जैसे 3 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो परिणामी आएगा 7, तो 7 परिमेय हो गया। जैसे 4 में 3 को घटाओ या 3 में 4 को घटाओ, चाहे 4 में 3 को घटाओ, तो जो परिणामी मिलेगा वो परिमेय होगा। जैसे अगर मान लीजिए परिमेय संख्या आपका 3 है और एक परिमेय और परिमेय गुणा किया जा रहा है ना जी, परिमेय परिमेय, तो 3 और 4 मान लो, 3 चौक 12, परिणामी आपका क्या हो जाएगा 12 जो होगा वो परिमेय संख्या होगी। आगे देखें, जैसे परिमेय बटा परिमेय, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। जैसे 3/4, 3/4 या आप लिख सकते हो बटे 1/2, तो परिमेय में परिमेय हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/4 गुणित 2/1, अर्थात 2 1 9, 2 2 4, 3/2। तो ये आपका परिमेय, परिमेय में परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है वो सदैव क्या होगा जी आपका परिमेय होगा। आगे देखें, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जा रहा है। जैसे 2 में √2 जोड़ें तो ये देखा जाए कि √2 का मान 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जैसे 2.1.414 डॉट 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 डॉट, तो ये जो होगा 3, इसका जो योगफल आएगा 3.414 डॉट डॉट डॉट। तो ये अशांत अनावर्ती है ना जी, अशांत अनावर्ती को क्या बोला जाता है अपरिमेय, क्योंकि इधर जो है संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये पूरा जो योगफल आएगा वो आपका परिणामी जो होगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। आगे देखा जाए, फिर देखो अब उसी तरीके से परिमेय में अपरिमेय, अगर मान लीजिए इसको इसमें घटाएं या उसको इसमें घटाएं, तो जो परिणामी आएगा वो क्या होगा जी मतलब अशांत अनावर्ती आएगा। इस वजह से वो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। चाहे आप घटा के देख लो कि 2 माइनस √2, तो 2 में अगर 1.414 डॉट 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 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो जो इसका जो मान आएगा वो अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। इस वजह से ये क्या होगा, जो इसका परिणामी होगा वो अपरिमेय होगा। इसका जो परिणामी आएगा वो कैसा होगा अपरिमेय। उसी तरीके से परिमेय में अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय का अगर गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल जो होगा वो अपरिमेय आएगा। आगे फिर देखा जा रहा है, परिमेय में अपरिमेय का भाग दें, चाहे अपरिमेय में परिमेय का भाग दें, चाहे अपरिमेय में अपरिमेय, अलग यहाँ कहा जा रहा है परिमेय में अपरिमेय, अपरिमेय में परिमेय, फिर कहा जा रहा है अपरिमेय में अपरिमेय, तो जो परिणामी मिलेगा आपको कैसा होगा जी अपरिमेय होगा। तो ये परिमेय और अपरिमेय में संक्रियाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्लास।